अच्छा जी, तो आज की जो चीज़ है हमारे पास वो हमने फ्री फॉल मोशन पढ़नी है। सही, फ्री फॉल मोशन काइनेमेटिक्स का पार्ट तो होता है, लेकिन वो उसके अंदर ना चूंकि थोड़ी फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। सही। तो अब फ्री फॉल के अंदर होता क्या है कि भाई आपके पास जो है एयर रेजिस्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। सही है, एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट। सही है। ये मसला होता है। तो अब जब एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होती है तो इससे जो है ना फिर आपके पास क्या होता है कि फोर्सेस आ जाती हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस आ जाती हैं। तो उनको किस तरह से डील करना है वो जरा देख लेते हैं। सही है। तो अब सीन ये है कि भाई अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो। सही है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस मूव कर रहा है। सही है। तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। सही है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कोई या कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो कि जिसपे आपको प्रोमिनेंट एयर रेजिस्टेंस आपको देखनी है। सही है। तो उसके अंदर आप कुछ दो तीन चीजें कर सकते हो। एक तो आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। सही है कि डिस्टेंस वेरी लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, जो कि अक्सर जो है ना इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ होता है कि आपने जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी टॉल बिल्डिंग से नीचे फेंका। सही है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। सही है। तो याद रखना कि एयर रेजिस्टेंस छोटे डिस्टेंस के लिए काम नहीं करती है। सही है। तो ये बात भी लिख देते हैं। अ, सही। सर सारे रेजिस्टिव फोर्सेस डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे ना? सारी रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होंगी? अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होंगे। जी। ठीक। के नॉट वर्क फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। सही है। मैंने बताया था अभी कि जो है ना रेजिस्टिव फोर्सेस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा पाथ होगा उतने ज्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। सही है। तो अगर आपने ये रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करना है तो आपके पास जो है डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर डिस्टेंस लार्ज नहीं है तो फिर आप क्या करो कि आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा छोटा कर लो, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा लो। सही है। तो उसके अंदर फिर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। सही है। तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। तो खैर, अब अगर आपने जो है इस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया। सही है। और हम ले लेते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है बहुत टॉल डिस्टेंस, सही, बहुत लार्ज डिस्टेंस है। और ये यहाँ पे कहीं पे आके जो है ना ये कहीं ग्राउंड पे आ रहा है। सही है। ये मान लेते हैं हम ग्राउंड। सही है। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं कि भाई दिस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस। सही है। अच्छा, अब देखो सीन क्या है। इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट होगा। सही है, जो कि लग रहा होगा डाउनवर्ड। लेट्स से कि हम कह देते हैं एक फिक्स अमाउंट हम ले लेते हैं। सही है। 10 न्यूटन। सही है। 10 न्यूटन का वेट है, फिक्स है। सही है। अब आपको पता है कि भाई ये थ्रू आउट द मोशन वेट है कांस्टेंट रह रहा है। सही है। तो आपको पता है कि भाई वेट आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। सही है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इनिशियली जिस मोमेंट पे आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होगा उस मोमेंट पे जो है जब इसकी स्पीड 0 होगी तो अगले सेकंड पे जो इसकी स्पीड होगी वो 9.8 सेकंड 9.81 होगी। सही है। फिर उससे अगले सेकंड 9.81 होगी। सही है, क्योंकि वो एक्सेलरेट ही उस स्पीड से कर रहा होगा इनिशियली। सही है। तो लेकिन इनिशियल जो एक्सेलरेशन आपकी वो 9.81 तो है, लेकिन वो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। सही है। क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस है उसकी वजह से बैकवर्ड एक्सेलरेशन भी होगी, या आप कह लो डिसेलरेशन होगी। सही है। तो हमारे पास जो इनिशियल इनिशियल एक्सेलरेशन हमने बोला 9.81 है। सही है। अच्छा, अब क्या होगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा
वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी। सही है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव होके इधर को आ गया। सही है, इधर को आ गया। सही है, अब जो रेजिस्टिव फोर्सेस थी वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? लेट्स से कि हम ले लेते हैं 2 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स हो गई। सही है, जो भी थी, जितनी भी जो भी होंगी वो इंक्रीज होके 2 न्यूटन हो गई। सही है, तो अब क्या हुआ कि आपके पास जो, अगर आप F इक्वल टू एम ए लगाओ, F इज इक्वल टू एम ए। सही है, फॉरवर्ड फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है, बैकवर्ड फोर्स 2 न्यूटन है, इक्वल टू अच्छा मास आपके पास जो है 1 kg है। सही है, फिलहाल अभी हम जी को 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। सही है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। सही है, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगी? 8 की आ जाएगी। सही है, तो एट द इंस्टेंट यू ड्रॉप द बॉल, आपके पास 9.81 थी, उसके बाद डिक्रीज होके 8 हो गई। सही है, फिर जब ये और नीचे आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट और नीचे आएगा तो इसकी जो है एक्सेलरेट, जो इसकी जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही है, मान लेते हैं कि ये हो जाएगी 6 न्यूटन की हम कह रहे थे। सही है, अच्छा जी, तो अब क्या होगा? अब दूसरे इंस्टेंट पे जब आप इसकी एक्सेलरेशन काउंट करोगे तो इसकी एक्सेलरेशन आपको मिलेगी कि 10 - 6 इज इक्वल टू 1 a। सही है, तो 4 इज इक्वल टू a। सही है, तो अब आपको ये मिली। सही है, फिर जब आप और नीचे आ जाओ, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि हम जो है वो कर सके, क्या बोलते हैं। अच्छा, असल में ना इसका क्वेश्चन आता है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा तफसील से एक्सप्लेन करूँ ताकि ये जो है ना आगे काम आएगा। ओके, तो अब ये यहाँ पे आ गए। सही है, फिर उसके बाद मजीद थोड़ा नीचे आप ले आओ सही है, तो अब ये 6 न्यूटन से ये चला गया, मान लो कि 8 न्यूटन पे चला गया। सही है, तो अब आपके पास एक्सीलरेशन फिर क्या हो जाएगी? और अ, ऊपर ले जाओ। अरे भाई वो चला जाओ। सही है, तो अब आपके पास जब एक्सीलरेशन आएगी इस दफा, तो अब आपके पास आ जाएगी 10 - 8 इज इक्वल टू 1 a। सही है, और 2 की एक्सीलरेशन आ गई। सही है, फिर जब आप एक और नीचे इसको ले आओ, तो अब मान लेते हैं कि हम जो है ये पहुंच गए 10 न्यूटन पे पहुंच गए। सही है, तो अब इस कंडीशन के अंदर फिर क्या आएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी यहाँ पे 0। सही, अब जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो अब यहाँ से आगे जो भी पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपके पास बेसिकली होगा टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी। सही है, अब यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से जो भी वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ से फिर जमीन तक जब तक वो पहुंचेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंचेगा, एक्सेलरेशन कोई नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल सीधा सीधी वो पहुंचेगी। सही है, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी वो सारी हीट में जा रही होगी। सही है, तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास जो है वो मोशन होगा। सही है, इनिशियल इनिशियल वाली जो वैल्यू थी वो आपके पास ये थी कि जिसपे आपके पास सिर्फ ये वाली फोर्स लगी थी। सही हो गया, तो हमने ये देखा। सही है, अब हमारे पास जो है, अगर आप देखो तो आपके पास वेट आपके पास कांस्टेंट है, इनिशियल एक्सेलरेशन आपके पास इतनी है। सही है, आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज until it becomes equal to the weight। सही हो गया, अच्छा, और जब आपकी रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही होगी तो आपके पास जो है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होगी। सही है, तो एक्सेलरेशन
या रिजल्टेंट फोर्स ये था, एक्सेलरेशन से काम चलता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज, सही, until it become equal to the highest point, सही है, सॉरी, it become equal to the weight, ओके। फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि after that it will move with constant velocity, सही, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सही, वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो बोलता है कि भाई आप बता दो कि टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से अचीव हो रही है, सही, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होते हैं। आप बोल दो वेट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, आप बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेट कांस्टेंट से शुरू करो या इनिशियल एक्सेलरेशन की कांस्टेंट से शुरू करो, सही, या तो एक्सेलरेशन से बात कर लो या फोर्स से बात कर लो, सही। तो अगर इनिशियल वेट कांस्टेंट है और इनिशियली जो है आपके पास रेजिस्टिव फोर्स है 0 है, सही है। तो आप ये भी लिख लो, रेजिस्टिव फोर्सेस और 0 इनिशियली, सही है। अच्छा। ये चीज हो गई, सही है। अच्छा, एक और चीज आप याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी, सही, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, सही। अगर से ये एनर्जीज के चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ, सही। अगर यहाँ पे ना भी समझ में आए कोई टेंशन नहीं, सिर्फ याद कर लो, आगे जाके जो कुछ समझ में आ जाए, सही। तो चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो गया, और जो एनर्जी का चेंज होगा वो किस तरह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट होगी, सही है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, सही हो गया। ये आपके पास जो है ये कहानी होगी, सही, तो बात समझ रहे हो? जी सर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो रही थी, हमने पूरा ये करके देख लिया, सही है। अच्छा, अब अ, ये कुछ दो, ये जो आखिरी वाले 2 पॉइंट हैं ये थोड़े एनर्जी के चैप्टर से रिलेटेड है, सही है। बाकी ऊपर वाले सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, सही, एक साथ ही आते हैं वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये तो हमने बात कर ली, सही है। पोटेंशियल एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो है कुछ ग्राफ्स आते हैं, सही है, जो कि आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होती। आप एक दफा बना लो, उसके बाद जो है वो हमेशा वो ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे, सही है। तो अच्छा, इसकी कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या मेरे पास ऑब्जेक्ट छोटा है, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट, तो आपके ख्याल में कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि देर से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा? लार्जर ऑब्जेक्ट जल्दी अचीव कर लेगा। लाइटर ऑब्जेक्ट जल्दी अचीव करे, ओके, बेहतरीन हो गया। सही है, सो आपने बोला है कि लाइटर ऑब्जेक्ट अचीव टर्मिनल वेलोसिटी इन शॉर्ट टाइम, सही है। उसकी वजह क्या है कि भाई आप जब रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स करोगे, जब आपकी फॉरवर्ड फोर्स ही छोटी है तो बैकवर्ड फोर्स को छोटी वैल्यू तक रीच करने में जल्दी हो जाएगी, वो इसलिए जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी, सही है। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंक रहे हो, तो कितना जल्दी वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, उतना ही वो कम इम्पैक्ट डालेगा जब वो लैंड करेगा, सही है। क्योंकि
जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो जमीन को स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा जब वो स्ट्राइक जमीन पे स्ट्राइक करेगा तो वो एकदम से रिबाउंड होगा, सही है। और वैसे आपको पता है कि नॉर्मली जो रिबाउंड होता है जमीन पे कोलाइड करने के बाद, वो इतना ज्यादा रिबाउंड नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा ही रिबाउंड होता है। तो मतलब सारा जो मोमेंटम होता है वो जमीन एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आपके पास लगती है, क्योंकि जो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के हिसाब से सोचो अगर आप, सही है। सो आपके पास जो ये वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, सही है, कि चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है तो उस वजह से आपके पास जो है वो फोर्स ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा फोर्स आती है, सही। तो सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, जितना ज्यादा मतलब जितना जल्दी वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगा, सही है, उतना कम फोर्स वो जमीन पे एग्जर्ट करेगा, राइट, क्योंकि उसका वेलोसिटी उतनी कम बढ़ी है, सही है। वो एक्सेलरेट उसने कम किया है, सही है, जल्दी वो अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला गया। तो वो जब वो कम एक्सेलरेट करके आया तो वो कम इम्पैक्ट डालेगा, सही है। तो इस वजह से आपका जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो जमीन पर जो है ना वो कम इम्पैक्ट डालता है एज कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट, सही। तो हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत देर में जाके अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, सही, क्योंकि उसका जो फॉरवर्ड फोर्स है नहीं, जो डाउनवर्ड वेट है वो बहुत ज्यादा है, तो जो रेजिस्टिव फोर्सेस है उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, और अगर आपको रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ानी है किसी सिस्टम के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए क्या कर सकते हो रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ाने के लिए? सरफेस एरिया या स्पीड इंक्रीज करना। ओके, क्या क्या? सरफेस एरिया और क्या इंक्रीज करना? स्पीड। ओके, टू इंक्रीज द। अच्छा, अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे कैसे वो होगा? स्पीड इंक्रीज जब होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा टाइम लगेगी अचीव होने में। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम नॉर्मली उसको रिलीज करें तो वो जीरो से उसको टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो उस वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी का तक कम टाइम लगेगा, ऐसा? जी। ओके। अच्छा जी, टू इंक्रीज द रेजिस्टिव फोर्स, आप तो एक सरफेस एरिया बढ़ा दो। Right. अच्छा, लेकिन फिर जो आप जो दूसरी वाली बात कर रहे हो उसमें फिर डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, सही है। वरना अगर, और आप फिर इन दोनों में से किसी एक पैरामीटर को, अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर आप दोनों पैरामीटर को एक साथ कर सकते हो, अगर डिस्टेंस कम है तो सिर्फ पहले वाले पैरामीटर को आप वो करोगे, राइट। क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस छोड़ा था, आपने पहले ही तेज स्पीड से फेंका, वो टर्मिनल वेलोसिटी आने से पहले ही नीचे लैंड हो गया, तो लो लग गया फिर तो आपके, समझ रहे हैं? जी। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, सही है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि भाई हम, अच्छा जी, release the object with some velocity, सही है। तो ये हमारे पास कहानी हो गई रेजिस्टिव फोर्सेस, सही है। अच्छा, और अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं तो इसके तीन ग्राफ बनेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, सही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हमेशा जो है वो इस तरीके से बनेगा, सही है। आगे वाला पार्ट फिर आपको कांस्टेंट दिखेगा, ये बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट बनेगा, सही हो गया। अच्छा, और स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिखेगा, और आगे जाके फिर ये
कांस्टेंट हो जाएगा। सही है। अच्छा, और इसी तरीके से एक्सटेंशन टाइम ग्राफ होगा। और ये सही के सही। और ये याद रखना 9.81 से स्टार्ट होगा। इसमें जो है ना उन्होंने ट्रिक किया हुआ होता है बच्चों को, ट्रिक बच्चे हो जाते हैं। सही है। उसने जो है ना ग्राफ का एक्सेस बहुत बड़ा दिया होता है, 20 तक दिया होता है। 20, 30 30 तक उसने मार्किंग की होती है। बच्चा जो है ना बड़े लंबे एक्सेस से स्टार्ट कर देता है। 9.81 से स्टार्ट करना है भाई, इससे ज्यादा बड़ी तो ग्रेविटी भी नहीं है। सही है। और फिर जितने टाइम तक वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच रहे हैं, जैसे कि इसको इतना टाइम लग रहा है। सही है, तो इस टाइम का भी प्लीज आपने ध्यान रखना है। सही है, अगर ये टाइम टी है। सही है, और ये वाला टाइम टी है। सही है, इस तक पहुंचने में आपको जो है तो यहाँ पे भी ये टी आप मार्क करेंगे। सही है। तो ये इस तरीके से आप, और ये ग्राफ आप याद कर लो, ये बिल्कुल जो है ना इसी तरीके से आपके पास ग्राफ आने को। सही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सही है, इन मीटर्स पर सेकेंड। और ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सही है, इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है कुछ तीनों ग्राफ है, और ये तीनों ग्राफ जो है ज्यादातर वो इसी तरह से पूछता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप गिर रहा है कहीं से, तो उसके अंदर जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ या सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, वो किस तरह से आपको बनेगा वो आप और बना के दिखा दो। सही है। और ज्यादातर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके अंदर आता है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन के अंदर ज्यादातर जो है ये वाला ग्राफ आता है। तो उसके लिए खैर आपने कैलकुलेट करना होगा। सही है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये तो हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस। सही। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जो एयर रेजिस्टेंस होती है, आप ये कह सकते हो कि भाई एयर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती क्यों नहीं रहती, मतलब वो जीरो से इंक्रीज होती है लेकिन ऑब्जेक्ट की हमेशा वेट तक ही बढ़ती है, उससे ऊपर क्यों नहीं जाती। क्योंकि जाहिर बात है, मतलब आप अगर गाड़ी चला रहे हो या आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो एट सम पॉइंट वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ ही क्यों रहा है। सही है। तो बेसिकली जो टर्मिनल वेलोसिटी या जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के शेप साइज पे डिपेंड करते हैं। सही है। तो जिस तरह की ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री होगी ना, वो उस तरीके से वो रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगी। सही है। तो अब अगर आपको ऑब्जेक्ट को जल्दी उस पे लाना है, क्या बोलते हैं अपना, जल्दी उस पे लाना है, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पे अगर आपने लाना है, तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। सही, स्पीड थोड़ी सी आप स्पीड के साथ फेंकते हो, तो उससे फिर ये होता है कि वो जल्दी आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी पे। सही है। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट, ये जो क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी है या ये जो फ्री फॉल मोशन है, ये बेसिकली साइज और शेप पे या आप टर्मिनल वेलोसिटी कह लो, टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये साइज और शेप पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की, कि किस किस्म का साइज और शेप है। और जो एक्चुअली जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो साइज और शेप पे डिपेंड करती हैं, उस हिसाब से जो है वो उस पे आती हैं। सही है। जो जो प्लेन्स होते हैं उनकी एरोडायनेमिक्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो जो है हवा के, मतलब उनके जो विंग्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, वो इस तरह से वो मूव करते हैं कि वो आपस में वो टर्न ले सकते हैं आराम से। सही है। तो या जो गाड़ियां होती हैं, सही है, उनकी एरोडायनेमिक्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो कम से कम एयर रेजिस्टेंस वो फील करें, ताकि कम से कम उनकी जो आप कह लो कि वेस्ट एनर्जी कम से कम हो जाए। सही है। तो वो उस तरीके से उनके फिर कट्स बनाए जाते हैं, जो साइड के जो कट्स होते हैं वो सिर्फ शो के लिए बनाए हुए होते हैं, बल्कि उसकी वजह से गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स है वो बहुत बेहतर होती है। सही है। जो फ्रंट लिप होती हैं, बैक लिप्स होती हैं, उनके अंदर बहुत सी गाड़ियों में जो है जालियां लगी हुई होती हैं। सही है। तो वो बेसिकली एयर को पास करा रहे होते हैं, वो एयर को ब्लॉक नहीं कर रहे होते। सही है। तो वो बेसिकली गाड़ी की एक्सेलरेशन में काफी हेल्प करती है। सही। तो ये बेसिकली एरोडायनेमिक्स होती है। सही है। तो इस तरीके से जो है आप मतलब ये फिर बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। सही है, रेजिस्टिव फोर्सेस बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है, और जिस तरह का शेप होगा उस हिसाब से वो जल्दी या देर से टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगी। खैर,
अच्छा, अब अगर आपके पास एक कभी कभार ना वो हमें क्वेश्चन इस तरह से भी देते हैं कि, और ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आसमानों में और खलाओं फिजाओं में नहीं है, बल्कि ये जो है ना, अगर एक आपका पानी के अंदर आप मूव कर रहे हो, सही है, पानी के अंदर आप ऊपर आ रहे हो, कोई लिक्विड के अंदर आप मूव कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपके पास जो है ये चीज होती है, सही है। मान लो कि आपके पास जो है एक बाउल है, सही है, और आप अगर उसके अंदर कोई वो कर दो, क्या बोलते हैं अपना, अ, एक मिनट, सही हो गया। तो लेट्स से कि इसके अंदर जो है ना मेरे पास ऑयल है। अच्छा, अब जब मेरे पास ये ऑयल है, तो अब मैं अगर इसके अंदर कोई, लेट्स से मेरे पास जो है ना कोई, आप कह लो कि कोई मार्बल है, सही है, मार्बल बॉल, या जो है मेरे पास और कोई चीज़ है, सही है, मैंने उसके अंदर ड्रॉप किया, सही है, स्टील की कोई ऑब्जेक्ट, स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया, सही है। सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास लेट्स से मैंने इसको ड्रॉप के नीचे, अभी तो वेट की वजह से गिरेगा, सही है, अब जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, सही है, इसका वेट नीचे को लग रहा होगा, सही है, इस पे एक लग रही होगी रेजिस्टिव फोर्स, सही है, जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा, वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स का एरो बढ़ेगा, सही है, तो ये छोटा नहीं होगा, सही है, वेट इतना ही है, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ गई, सही है। एक तो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स लग रही है जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं, दूसरा आपके पास होगी अप थ्रस्ट, ये याद रखना प्लीज, कि पानी के अंदर अपथ्रस्ट भी लग रही होती है, जो कि उसको ऊपर फेंक रही होती है, सही। और याद रखना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था रो जी वी का, सही, कि अपथ्रस्ट डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे, सही। तो अब लिक्विड का जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम तो सेम है, तो इसका मतलब है थ्रू आउट द लिक्विड अपथ्रस्ट का जो एरो बनाओगे वो सेम बनाओगे, सही है। अगर ये इतना है, तो यहाँ पे भी इतना होगा, सही है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने एरो बनाना होगा, सर बेसिकली जो है ना वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि आपके पास जो है ना एक एयर बबल है, सही है, ये चलो मार्बल बॉल से ही समझ लेते हैं। अब आपके पास जो है इसका वेट है, वेट डाउनवर्ड है, वेट आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है, सही है। अब आपके पास अब तरह से एक फोर्स होगी जो कि ऊपर को लग रही होगी, सही है, आपने वो बना दी उसका एरो, सही है, और आप आपके पास एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही थी, आपने वो बना दी, सही है, इस तरीके से। तो अब अगर अगर ये वेट है, सही, दिस इज वेट, दिस इज अप थ्रस्ट एंड दिस इज ड्रैग फोर्स, सही है। तो अब अगर अभी वो अभी आपने अगर रिलीज किया है, सही, मतलब ऑब्जेक्ट को अभी अभी आपने लिक्विड के अंदर रिलीज किया, तो क्या होगा कि आपके पास जो डाउनवर्ड फोर्स होगी, वेट, वो आपके पास ग्रेटर होगा W+D से, राइट। और फिर उसके बाद जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पे होंगे, तो W और ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी, सही है। सो व्हेन ड्रॉप इन द लिक्विड, सही, ये होगा तब का, और ये आपके पास क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का, सही हो गया। तो ये आपके पास जो है कहानी होगी, सही है। अच्छा, और इसके अंदर ये भी याद रखना कि एरो एरो का बड़ा काम होता है, सही है, कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी है तो ऊपर वाले एरो के जो साइज है नीचे वाले एरो के बराबर होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नीचे वाले बड़े होने चाहिए, नीचे वाला बड़ा होने चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, सही है। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये वाली चीज काम करती है, सही है, ये समझते हो, इसको कोई मसला, Okay. सही है। अब ये हमारा चैप्टर पूरा निपट गया, सही है।